ऑनलाइन पोर्टल ऐप का आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तौफीक खान। देखिए, अम्ल क्षार की संकल्पना चल रही थी और हमने देखा था कि अम्ल क्षार की सामान्य परिभाषाओं के अनुसार हमने परिभाषित तौर पर हमने स्वांत्य आरएमएस की संकल्पना पढ़ी। उसके बाद हमने स्वांत्य आरएमएस के अनुसार हमने फिर उसके बाद ब्रांच-स्टेड-लोरी की संकल्पना पढ़ी। तो देखिए, ब्रांच-स्टेड-लोरी की जो संकल्पना थी उसमें हमने ये देखा था कि ब्रांच-स्टेड-लोरी की संकल्पना के अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता था और क्षार प्रोटॉन ग्राही। उससे हमने उदाहरण भी समझे थे और बहुत सारी चीजें हमने नोटिस की थी कि अम्ल प्रोटॉन त्याग करके तो क्या बन जाते हैं, संयुग्मी क्षार बन जाते थे। क्षार प्रोटॉन को ग्रहण करके संयुग्मी अम्ल बन जाते थे। तो इस तरह से अम्ल क्षार की ब्रांच-स्टेड-लोरी संकल्पना को हमने अम्ल क्षार संयुग्मी या क्षार अम्ल संयुग्मी संकल्पना कहा था। हमने उदाहरण भी देखे थे, A+B, ए अम्ल था, B क्षार था, और इस तरह से आगे हमने BA- यानी संयुग्मी क्षार, B+, क्या था, संयुग्मी। उसके बाद हमने जलकार अमोनिया का उदाहरण लिया था। तो उन सबसे स्पष्ट हो गया था कि अम्ल यदि और केवल यदि प्रोटॉन दाता का कार्य करते थे, यानी प्रोटॉन देने का काम करते थे, क्षार यदि और केवल यदि ग्रहण करने का काम करते थे। तो इस तरह से अम्ल क्षार की संयोगी की जो ब्रांच-स्टेड-लोरी संकल्पना थी उससे हमें स्पष्ट हो गया था कि जो आरएनएस की कमी थी कि भाई उसने क्या कहा था कि भाई हाइड्रोजन विहीन अम्ल और हाइड्रोक्सिल विहीन क्षार, इनके अलावा हम किसी को नहीं मानते। यानी जिनमें हाइड्रोजन मौजूद नहीं वो तो अम्ल नहीं है, और जिनमें OH- मौजूद नहीं है क्षार नहीं। तो उनको उसने दूर कर दिया, परंतु उसमें भी कुछ कमी रह गई थी। ब्रांच-स्टेड-लोरी की संकल्पना में क्या कमी रही थी? उसने एप्रोटिक अम्लों जैसे CO2, SO2, BH3 आदि एप्रोटिक अम्लों को समझाने में असफल रहा, उनको नहीं समझा पाया। अब देखिए, ब्रांच-स्टेड-लोरी की संकल्पना को जो असफल हो गई थी उसको दूर करने के लिए लुईस की अम्ल क्षार संकल्पना है। अब लुईस की अम्ल क्षार संकल्पना क्या है? देखिए, आपको ये बात याद रखनी है। अगर आपको ब्रांच-स्टेड-लोरी की संकल्पना अच्छी तरह से याद है तो आप लुईस की अम्ल क्षार संकल्पना को कर सकते हो, क्योंकि लुईस की अम्ल क्षार संकल्पना ब्रांच-स्टेड-लोरी की संकल्पना से उल्टी और विपरीत है। भाई, लुईस की क्या संकल्पना पढ़ेंगे उसको, लेकिन ब्रांच-स्टेड-लोरी की संकल्पना अगर आपको याद है तो आप उसका उल्टा कर दो और इलेक्ट्रॉन की जगह युग्म और युग्म शब्द और बढ़ा दो। बिल्कुल आप लुईस की संकल्पना को कर। क्या है लुईस की अम्ल संकल्पना? देखिए, जब ब्रांच-स्टेड-लोरी ने अम्ल क्षारों की सही अवधारणा दी परंतु वो एप्रोटिक अम्लों को नहीं समझा पाया, तो उसको दूर करने के लिए लुईस ने अपनी अम्ल क्षार संकल्पना प्रस्तुत की। देखिए क्या है, सन 1923 में। अब देखिए, ये बात समझने की थी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। दिमाग क्या लगाना है आपको? लगाना है हमने जो ब्रांच-स्टेड-लोरी की संकल्पना पढ़ी थी वो 1874 से लेकर के 1936 तक पढ़ी थी। अब मुझे बता दो, ये 23 में दे रहा है, 36 तक तो उनका प्रयोग चला है, ये 43 से सही दे, लेकिन हमारी किताब में 23 लिख रहा है, 1943 में। ध्यान रखना इस बात, ठीक है। खैर छोड़ो, तुम क्या नोटिस करोगे, छोटी क्लासों में मिस्टेक हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। तो क्या हुआ, सन 1923 में लुईस ने अम्ल क्षार की संकल्पना प्रस्तुत की। इस संकल्पना के अनुसार, अब उसका उल्टा कर दो, ब्रांच-स्टेड-लोरी इस उसके अनुसार क्या था? अम्ल प्रोटॉन दाता होते थे। इस संकल्पना के अनुसार अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं, उसमें दान करते थे। ब्रांच-स्टेड-लोरी के अनुसार तो अम्ल कौन थे? प्रोटॉन दाता थे। अब क्या है? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। लिख लेता हूं इस बार। इस संकल्पना के अनुसार क्या था? अम्ल कौन है? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं। तथा क्षार उल्टा हो जाएगा। क्षार क्या है? इलेक्ट्रॉन युग्म दाता।
अब उसका उल्टा है कि नहीं है बताओ। उसके अनुसार तो अम्ल कौन थे? इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन शब्द तो जुड़ा है उसमें, इलेक्ट्रॉन शब्द की जगह क्या था उसमें? प्रोटॉन शब्द था। भाई उसमें क्या था? ब्रांस्टेड लोरी की संकल्पना के अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता थे। दाता तो थे, इसमें ग्राही है, उसमें प्रोटॉन थे, इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म। तो इलेक्ट्रॉन युग्म शब्द जुड़ गया, किसकी जगह? प्रोटॉन की जगह। तो क्या है? लुईस की अम्ल क्षार संकल्पना के अनुसार अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं, यानी अब ये ग्रहण करेंगे। और क्षार कौन थे? जो प्रोटॉन, लुईस के अनुसार जो ग्राही थे, अब वो इलेक्ट्रॉन दाता हो गए, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। आपको मैं दोबारा सुन रहा हूं, बोल रहा हूं दोबारा, देखिए। लुईस की अम्ल क्षार संकल्पना के अनुसार आपको याद रखना है, अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं तथा क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। चेक करते हैं उदाहरण, जैसे देखिए अब क्या करें, BF3 प्लस NH3। अब देखिए इसके, इस पे इलेक्ट्रॉन युग्म है, यहाँ लगा होता है, लगाना पड़ेगा आपको। वैसे भी मैं आपको बता देता हूं, इसके पास ये कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो इसका परमाणु क्रमांक तो 7 होता है। कितना होता है नाइट्रोजन का परमाणु? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन 7 होता है। 7 है, 2 कैसे बचे? चेक करते हैं इसको, देख भाई। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। 7 के खुले करवाने पड़ेंगे 2 और 5 में। तो 2 5 में क्यों करवाया? अरे के कोष को नहीं देगा कि 2 रुपये, एल कोष को 8 देगा, एम कोष को 18, ये हमने पढ़ा तो है। तो के कोष को 2 दे दिए, तो एन के पास कितने बचे? 5। अब क्योंकि 5 बचे, 5 में से 3 हाइड्रोजन इसके पास है, इनसे भी तो बंध बनाए गए, 3 तो 5 है। नाइट्रोजन के पास 5 बचे, 3 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो 3 हाइड्रोजनों को जोड़ देता हूं, 1 2 और 3। एक एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, 5 में से 5 तो है, एक एक गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दर्शाएगा, एक यहाँ दर्शाएगा। ठीक है, जगह में देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ करता हूँ। नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। भाई हाइड्रोजन अपने इसके साथ बना लेगा, इसके साथ बना लेगा, 3 गए नाइट्रोजन के। अब 5 से 2 तो के कोष में गए, ये खत्म। भाई के कोष को दे दिए, 5 बच गए। 5 में से एक एक हाइड्रोजन के साथ गए, 3 गए, तो 2 ही तो बचे इसके पास 5 में। तो ये दिखा रखे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब कैसे क्रिया करेगा ये? अब देखिए ये कौन है? ये अम्ल है। ये कौन है? अम्ल। ये कौन है? हाँ। अम्ल कौन होते हैं? अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं, ये इससे ग्रहण करेगा। ये जो है ना BF3 NH3 से ग्रहण करेगा। कैसे ग्रहण करेगा? ये बन जाएगा F3B। ये आगे क्यों आ गया? अरे बी कोई तो किया, किससे लेगा ये? किससे लेगा? NH3 को लेगा। ये तीर का निशान बता रहा है कि NH3, ये कौन है? क्षार। ये देगा इसको इलेक्ट्रॉन युग्म, और इससे ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को भी ले लेगा। इस कारण से F3B बन जाएगा, जो BF3 का F3, तो बी लेगा ना इसको। अब इससे स्पष्ट हो गया कि अम्ल क्या कर रहा है? इस क्षार से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर रहा है, क्योंकि अम्ल कौन है? ग्राही है, ग्रहण करेगा। क्षार कौन है? इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, ये दान करेगा। तो इस समीकरण से स्पष्ट हो गया कि लुईस की संकल्पना के अनुसार अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं, ग्रहण करेंगे, और क्षार प्रोटॉन दाता होते हैं। अब देखिए, अतः धनावेशित हो या ऐसे पदार्थ जिनका अष्टक पूर्ण नहीं हुआ हो। भाई देखो, जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होगा तो वो तो लेने देने का काम करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। वो जिनका अष्टक पूर्ण नहीं है वो क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। अतः जिन्हें लुईस अम्ल कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार जिनके पास आयन मौजूद होते हैं या ऋणावेशित कण, भाई जैसे धनावेश, और कौन? जिनका अष्टक पूर्ण नहीं हुआ हो, वो तो क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। किसके अनुसार? लुईस के अनुसार। अतः वो लुईस अम्ल कहलाएंगे। और जो ऋणावेशित कण हो या जिनका
जिनका अष्टक ऑलरेडी पूर्ण हो या जिनका अष्टक से मुक्त इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोश में जिनके इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, जिनके ऊपर आयन मौजूद हो, वो क्या कहेंगे, वो क्षार कहलाएंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, वो दाता होंगे। आते क्या होगा देखिए, धनावेशित जिन ऐसे पदार्थ जिनके ऊपर धनावेश हो या जिनका अष्टक पूर्ण नहीं रहता हो, पूर्ण रूप से भरा नहीं हुआ, क्या कहलाएंगे, अम्ल कहते हैं, जिन्हें लुईस अम्ल कहा जाएगा। अब ऐसे कौन कौन से हैं बताइए, जैसे BF3 Mg+2 Na+, ये कौन है, ये लुईस अम्ल कहलाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर धनावेश है या इनका अष्टक भरा हुआ नहीं। इसी प्रकार या तो ऋणावेशित हों या जिनके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद हों, जैसे H2O मौजूद है इसके पास, NH3, OH- और Cl, ये क्या हों, ये लुईस क्षार कहलाते हैं। अब ये बात समझ में नहीं आई कि साहब क्या बोल रहे हो तुम, समझ नहीं आ रहा कुछ। देखिए मैं आपको बता देता हूं, मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, आपको याद रखना है। हम पढ़ रहे हैं लुईस की अम्ल क्षार संकल्पना। आपको याद रखना है कि एप्रोटिक अम्लों को समझाने के लिए जो किसके कारण, जिनको कौन नहीं समझा पाया, ब्रांस्टेड लोरी की संकल्पना नहीं समझा पाई, उस संकल्पना में जो असफलता थी उसको दूर करने के लिए लुईस की अम्ल क्षार संकल्पना थी। लुईस ने 1923 में अपनी अम्ल क्षार संकल्पना प्रस्तुत की। इस संकल्पना के अनुसार अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं तथा क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। दोबारा सुन लीजिए, लुईस की अम्ल क्षार संकल्पना के अनुसार अम्ल कौन है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं, क्षार कौन है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं। जैसे BH3 कौन है, अम्ल, NH3 क्षार है। क्यों क्षार है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये दान करेगा। जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो F3 भी बन जाएगा, और ये तीर का निशान उल्टा क्यों लगेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसने इसको इलेक्ट्रॉन युग्म इसने इसको दिया है, इस कारण से ये अम्ल है, ये क्षार है, ये अम्ल है, ये क्षार। क्योंकि अम्ल यहाँ पे क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर रहा है, ग्राही है, और क्षार कौन है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, वो दान कर रहा है। तो आपको लिखना है, अतः वे पदार्थ जिनके पास धनावेश मौजूद हो, भाई धनावेश मौजूद है कि नहीं रहा, Mg के ऊपर धनावेश, सोडियम के, जिनके पास धनावेश मौजूद हो या जिनका अष्टक भरा हुआ नहीं हो, BH3 का अष्टक कहां भरा हुआ है, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इन्हीं अम्लों को लुईस अम्ल कहा जाता है। इसी प्रकार वे पदार्थ जिनके ऊपर ऋणावेश मौजूद हो, जैसे ऋणावेश मौजूद हो या जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म मौजूद हो, क्या कहलाते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। उदाहरण के लिए BH3 Mg+2 Na+, ये तो कौन होंगे, अम्ल कहलाएंगे, इन्हीं को लुईस अम्ल कहा जाएगा। इसी प्रकार H2O, इसी के पास इलेक्ट्रॉन युग्म है, NH3 इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म है, OH- ये ऋणावेशित कण है, Cl- ऋणावेशित कण है, ये क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। इन्हीं क्षारों को लुईस क्षार कहा जाता है। अतः इस संकल्पना से स्पष्ट हो गया कि वही पदार्थ अम्ल नहीं होते जिनमें हाइड्रोजन मौजूद हो। हाइड्रोक्सिल विहीन और एप्रोटिक अम्ल भी, एप्रोटिक पदार्थ भी अम्ल तथा क्षार हो सकते हैं। इस अवधारणा से क्या स्पष्ट हो गया, जैसे आर्यनियस ने कहा कि भाई हाइड्रोजन आयन मौजूद है वही अम्ल है, OH- मौजूद है वही क्षार है। नहीं, ब्रांस्टेड लोरी ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला ही तो अम्ल कहलाएगा, ग्रहण करने वाला ही क्षार कहलाएगा। नहीं, लुईस संकल्पना से स्पष्ट हो गया कि जिनमें हाइड्रोजन मौजूद हो या ना हो, क्षार हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद हो या ना हो, एप्रोटिक अम्ल जो इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं ले भी सकते हैं, अर्थात वही पदार्थ अम्ल नहीं कहलाते जिनमें हाइड्रोजन आयन मौजूद हो या एप्रोटिक। अम्ल वो पदार्थ भी कहलाते हैं जिनमें हाइड्रोजन आयन मौजूद नहीं हो या एप्रोटिक अम्ल के अलावा और पदार्थ। यानी आपको इस अवधारणा से स्पष्ट हो गया कि वही पदार्थ अम्ल नहीं होते जिनमें हाइड्रोजन आयन मौजूद हो या हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद हो, वो क्षार नहीं। अम्ल क्षार वे पदार्थ भी हो सकते हैं जिनमें हाइड्रोजन विहीन पदार्थ भी अम्ल हो सकते हैं, हाइड्रोक्सिल विहीन पदार्थ भी क्षार हो सकते हैं।
ठीक है, ये बात आपको सबसे पहले समझनी है। इसके बाद क्या है, देखिए ये बात, अब हमारे पास जो अम्लों की 3 संकल्पनाएं थी, अम्ल क्षार को समझाने के लिए हमारे पास जो 3 परिभाषाएं थी, हमने सबसे पहले, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अम्ल क्षार को परिभाषित करने के लिए सबसे पहले स्वांति आर्हेनियस की संकल्पना हमने पढ़ी, जो 1887 में हमने पढ़ी थी। उसके बाद सन 1887 के बाद ब्रांस्टेड लोरी जो संकल्पना है, उसके बारे में हमने पढ़ा 1874 से 1936 के बीच। अब जो स्वांति आर्हेनियस की संकल्पना थी, उसमें क्या कमी रह गई, उसको किसने दूर किया, ब्रांस्टेड लोरी ने। ब्रांस्टेड लोरी की संकल्पना में क्या कमी रह गई, उसको किसने दूर किया, लुईस की अम्ल क्षार संकल्पना ने। तो इन तीनों संकल्पनाओं से स्पष्ट है कि अम्ल क्षार की परिभाषा, वही पदार्थ, खट्टे पदार्थों को हमने सामान्य परिभाषा में बताया था कि भाई वो पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, वो अम्ल है। ये क्या थी, ये हमारे दैनिक जीवन के आधार पर हमने कुछ क्रियाकलाप किए थे, उनके आधार पर हमने अम्ल क्षार और लवण को परिभाषित किया था। परंतु हमारे पास वैज्ञानिक तौर पर कोई ऐसा सिद्धांत, कोई ऐसी परिकल्पना, कोई ऐसी संकल्पना मौजूद नहीं थी कि जो हम अम्ल क्षार को परिभाषित करें। अतः अम्ल क्षार की सर्वप्रथम परिभाषित करने के लिए स्वांति आर्हेनियस ने अपना सिद्धांत दिया, उसमें कुछ कमी रही तो फिर उसके बाद ब्रांस्टेड लोरी ने उनको सम्मिलित रूप से दोनों ने अम्ल क्षार को परिभाषित किया। उसके बाद उसमें कुछ कमी रही तो फिर लुईस ने उनको परिभाषित किया। अब लुईस की संकल्पना से ये स्पष्ट हो गया कि अम्ल क्षार वे पदार्थ भी हो सकते हैं जिनमें हाइड्रोजन मौजूद नहीं हो या हाइड्रोक्सिल मौजूद नहीं हो, जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म हो या नहीं हो। तो आपको इन सारी 3 संकल्पना आपको याद रखनी है, स्वांति आर्हेनियस की परिकल्पना, ब्रांस्टेड लोरी की संकल्पना, लुईस की संकल्पना, ठीक है। उसके बाद हमने जो अम्ल क्षार की परिभाषा पढ़ी, अम्ल क्षार की हमने विशेषता पढ़ी, अम्ल क्षार के हमने गुण पढ़े, इसी प्रकार मैं लवणों को भी कह रहा हूँ, लवणों के भी गुण पढ़े, इसकी परिभाषा हमने पढ़ी और उसके दैनिक जीवन में उपयोग भी हमने पढ़े हैं, अम्ल के भी, क्षार के भी, लवण के। अब टोटल ये बिंदु कितने हो गए, ये बिंदु हो गए 6। अम्ल की परिभाषा, उसकी विशेषता, उसके उपयोग, क्षार उसकी विशेषता यानी उसके गुण और उसके उपयोग, लवण उसकी परिभाषा, उसके गुण और उसके उपयोग, 3 बिंदु हो गए। स्वांति आर्हेनियस की संकल्पना 4थी, ब्रांस्टेड लोरी की 5वीं और लुईस की 6वीं। तो ये 3 संकल्पनाएं समाप्त हो चुकी हैं, मतलब 6 बिंदु हमने क्लियर कर लिए। अगर आपको इनमें कोई भी कंफ्यूजन हो, क्योंकि देखिए मैं आपको बता रहा था XYZ वाले प्रश्न किताब में, और जो हमारे पीछे 32वां प्रश्न है, 21वां प्रश्न, आंशिक प्रश्न जो दे रखे हैं, उन प्रश्नों को वो हल होंगे जब तक हमने अम्ल क्षारों के सामान्य गुण, देखिए आप किताब में अब आएंगे इन संकल्पनाओं के बाद, लेकिन मैंने उसको पहले ही पढ़ा दिया, पहले से समझा दिया था, क्योंकि जो XYZ वाले प्रश्न इससे ही बनते हैं। और आपको ये बात याद रखनी है कि अम्ल क्षारों के जो सामान्य गुण हैं, अम्ल के, क्षार के, लवण के, वो आपको कंठस्थ 5-5 बिंदु जो मैंने लिखा हूं याद रखने हैं। XYZ वाले, ABCD वाले प्रश्न या XYZ के आधारित जो प्रश्न है वो सब उससे बनते हैं, उन्हीं से हम पहचानते हैं कि ये क्या रहा है। मैं जैसे तुम्हें बता रहा था कि एक पदार्थ X पदार्थ Y से क्रिया करके Z देता है, Z की क्या विशेषता है, वो फटफट ध्वनि के साथ चलती है। आपको फटफट ध्वनि से समझ में आएगा कि यार ये Z है ना, ये हाइड्रोजन गैस। अब इसका मतलब ए कौन होगा, ये मेरे हिसाब से धातु है, बी कौन होगा, अम्ल होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। तो ये जब सामान्य गुण आपको अच्छे से याद होंगे तब आप XYZ वाले, फिर कहीं से भी कोई पूछे खट्टे पदार्थों को, और सामान्य प्रश्न जैसे खट्टे पदार्थों को तांबे या पीतल के बर्तन में क्यों नहीं रखते, क्योंकि अम्ल तांबे धातु के साथ क्रिया करेगा ना, भाई पीतल कौन, तांबा कौन है, धातु, खट्टे पदार्थ कौन है, अम्ल, अम्ल हम जानते हैं धातु के साथ क्रिया करते हैं, हाइड्रोजन गैस, जहरीला पदार्थ बनेगा। ऐसे जो प्रश्न है इनका उत्तर आप आसानी से लिख सकते हो, कब, जब आपको ये सामान्य गुण अच्छे से याद हो। समझ रहे बात को। और हम पीएच, इसके बाद हम पीएच माप क्रम पढ़ेंगे। पीएच माप क्रम का दैनिक जीवन में अम्लीय वर्षा है, चींटी या मधुमक्खियां के डंक लगने पर हमें दर्द या जलन का अनुभव क्यों होता है, एसिडिटी क्या है, दंत से, बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे, वो सारे उन पर भी प्रश्न बनते हैं। ये कब संभव है, जब आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाए हो कि यार ये बात हाँ समझ। अब जैसे मैं प्रश्न बता था कि भाई खट्टे पदार्थों को तांबे या धातु के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए। अब क्या उत्तर पता नहीं साहब, ये मास्टर साहब ने पढ़ा ही नहीं था, लिखा ही नहीं था, क्या उत्तर लिखें। अबे वो तुम्हें समझना चाहिए कि खट्टे पदार्थों को हमने अम्ल पढ़ा है, तांबा हो या धातु हो, तांबा, पीतल, कॉपर, ये क्या है, धातु। और हमने पढ़ा तो जब जब धातु की क्रिया अम्लों के साथ होती है हाइड्रोजन गैस निकलती है।
इस व्यंजक से जहरीला पदार्थ बन जाता है जिससे हमारी मृत्यु तक हो सकती है, हम बीमार हो सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को लिखवाने की जरूरत कहाँ है अगर आपने अच्छे से इनको समझा। अगर आपको फिर भी लगता है तो नोट बना के इन प्रश्नों को मैं बोल दूंगा, आप लिख लेना, नहीं आया तो कमेंट करके मुझे इनके उत्तर में अगली वीडियो स्पेशल इनके ऊपर बना दूंगा। लेकिन आप प्लीज कॉन्सेप्ट द क्लियर, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो और कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ो। मैंने 2 दिन 1 दिन वीडियो रिलीज नहीं की, रीजन तुम्हें पता है क्या? तुम आपस में बात कर रहे हो, लाइव वीडियो चल रही, बात कर रहे हो, बात करने से कुछ समझ में आता है? कुछ भी समझ में नहीं आता। आपस में बात करो, देख लिया कि कोई सर ऑनलाइन नहीं है, मजा ले लेते हैं। अगर यही चीजें तुम्हारे मन में चल रही हैं तो नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान से पढ़ो, समझो, ठीक है। और मेरे सब्जेक्ट में सब ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तो पढ़ने वाला तो हो, जहालियत की बातें तुम करते हो तो इस चीज़ में ठीक नहीं है। कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ो, समझो ध्यान से। हम ऑलवेज विद यू। मैंने पहले आपको बताया कि एवरीबॉडी स्टूडेंट्स एनी प्रॉब्लम डिस्कस में एनी सब्जेक्ट और फ्री फाइन, तो समझो इन चीज़ों को, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल। आई विल